हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं। आइए, आपका स्वागत है अपने चैनल सीके स्टडी 91 पर। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं क्लास 12 का केमिस्ट्री का जो लॉन्ग क्वेश्चन की सीरीज को चला रहे थे, उसमें से मैंने आपको 6 नंबर क्वेश्चन तक कवर करा चुके हैं। तो आज हम आपके लिए क्वेश्चन नंबर 7 को लेकर आए हैं, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो यदि आप अभी तक क्वेश्चन नंबर 6 तक नहीं देखे हैं तो प्ले लिस्ट बना दिया गया है। तो प्ले लिस्ट में वीडियो है क्वेश्चन नंबर 6 तक, और फिजिक्स का 15-16 नंबर लॉन्ग क्वेश्चन तक करा चुके हैं और 30 लॉन्ग क्वेश्चन कराएंगे। तो उसमें भी आप जाइएगा, प्ले लिस्ट बना हुआ उसे भी देखिएगा, आपको अच्छा लगेगा। तो चलिए, आज का जो वीडियो है तो क्वेश्चन नंबर 7 है। तो यदि आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर क्लास 12 के लिए हिंदी, केमिस्ट्री, फिजिक्स तीनों सब्जेक्ट का MVVI सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव, लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन को कवर करवाया जा रहा है। तो आप हमारे साथ ज़रूर जुड़िएगा। तो वीडियो को लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो चलिए आज की सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो आज का क्वेश्चन नंबर 7 है, प्रासरण दाब क्या है। प्रासरण दाब क्या है, ऐसा भी क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है। या प्रासरण दाब को परिभाषित करें तो आपको एक ही परिभाषा लिखना है। तो प्रासरण दाब को परिभाषित करें तथा सिद्ध करें कि प्रासरण दाब एक अनुत्क्रमणीय गुणधर्म है। सिद्ध करें कि प्रासरण दाब क्या है, एक अनुत्क्रमणीय गुणधर्म है। तो ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बिहार बोर्ड एग्जाम में करीब 10 से भी अधिक बार यह क्वेश्चन पूछा गया है। तो चलिए इसे समझने का प्रयास करते हैं और उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आएगा और बहुत अच्छी तरह से। तो प्रासरण दाब को परिभाषित करता है, अर्थात प्रासरण दाब क्या है। तो देखते हैं प्रासरण दाब। तो प्रासरण दाब किसे कहते हैं, तो वे बाहरी दाब जो विलयन की सतह से लगाए जाने, वह बाहरी दाब, कोई बाहरी दाब है जो विलयन की सतह से, जो कि कोई विलयन है उसके आसपास जो सतह होता है, किनारा होता है, सतह से लगाए जाने पर प्रासरण की क्रिया को रोका जाता है। जो सतह से लगाए जाने पर जो सतह की तरफ से धक्का दिया जाता है, उस धक्का को क्या करता है, प्रासरण की क्रिया किया जाता है। तो उस प्रासरण की क्रिया को क्या किया जाता है, रोका जाता है। तो उसे ही प्रासरण दाब कहा जाता है। तो प्रासरण दाब किसे कहा जाता है, तो यह आपको समझ में आया होगा। तो एक बार और समझने का प्रयास करते हैं। तो प्रासरण दाब किसे कहते हैं, तो वे बाहरी दाब जो विलयन की तरफ से लगाए जाने वाले, जो विलयन की तरफ से लगाए जाने वाले प्रासरण दाब, प्रासरण की क्रिया होती है, प्रासरण की क्रिया को रोका जाता है, उसे प्रासरण दाब कहा जाता है। तो प्रासरण दाब किसे कहता है, आपको समझ में आ गया होगा। तो इसे, अर्थात प्रासरण दाब को पाई से सूचित किया जाता है या निरूपित किया जाता है। तो आप इस तरह से लिखिएगा। आपको 2 मार्क्स में ये क्वेश्चन आता है और 5 मार्क्स में आता है। तो कह देता है कि सिद्ध करें कि प्रासरण दाब को अनुत्क्रमणीय गुणधर्म है। तो चलिए इसको सिद्ध करते हैं। तो इसको सिद्ध करने के लिए सबसे पहले आपको 2-3 नियम को आना ज़रूरी है, और इसके बराबर सूत्र क्या होता है, फार्मूला क्या होता है, तो इसको आपको याद रखना है। तो कहता है, तो आप सबसे पहले चलिए वांट ऑफ बॉयल के अनुसार, वांट ऑफ बॉयल क्या कहे थे, तो वांट ऑफ बॉयल के अनुसार जो सूत्र होता है, तो पाई समानुपाती 1/v, इसे आप इक्वेशन 1 मान लीजिएगा। तो इसे आप इक्वेशन 1 मान लीजिएगा। वांट ऑफ बॉयल के अनुसार क्या है, तो आपको ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है वांट ऑफ बॉयल के अनुसार सूत्र क्या होता है, तो पाई समानुपाती 1/v। तो आप इसे भी याद रखिएगा। अब कहता है दूसरा नंबर, वांट ऑफ चार्ल्स के नियमानुसार, वांट ऑफ जो है चार्ल्स महोदय ने वांट ऑफ के संबंध में क्या सूत्र दिए थे और क्या सूत्र निकाले थे, तो उसके बारे में जानेंगे। तो वांट ऑफ, यह चार्ल्स महोदय ने वांट ऑफ के बारे में बताए थे सूत्र पाई समानुपाती टी, पाई समानुपाती टी। तो इसे आप इक्वेशन 2 मान लीजिएगा। तो अब फिर कहता है वांट ऑफ एवोगाड्रो के नियमानुसार। अब एवोगाड्रो भी एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने वांट ऑफ एवोगाड्रो के नियमानुसार, तो एवोगाड्रो ने क्या दिए थे वांट ऑफ के सिद्धांत के बारे में सूत्र, तो पाई समानुपाती एन। तो इसे आप इक्वेशन 3 मान लीजिएगा। इस तरह से बहुत ही कम टीचर पढ़ाते हैं। तो आप इस वीडियो को ज़रूर ही देखिएगा। आप
यूट्यूब पर ढूंढ लीजिएगा वीडियो, आपको ऐसे वीडियो नहीं मिलेगा। बहुत लॉन्ग प्रोसेस से बताया गया है, तो आपको मैं एक बार में ही याद करवाऊँगा और आपको 5 में 5 मार्क्स मिलेगा। ऐसा नहीं है कि आपको इसमें 3 मार्क्स मिलेगा, वो लॉन्ग प्रोसेस से बनाइएगा तो आपको 5 में 5 मार्क्स मिलेगा। तो चलिए इससे आगे देखते हैं। तो कहते हैं समीकरण 1, 2 तथा 3, समीकरण 1, 2 तथा 3, समीकरण 1, 2 तथा 3 इधर दिया हुआ समीकरण 1, 2 तथा 3 से। तो आप चलते हैं समीकरण 1, 2 तथा 3 से। तो पाई समानुपाती एन टी बाई भी। तो देखिए इसमें भी पाई है, इसमें भी पाई है, इसमें भी पाई है, तो पाई दे दिए। समानुपाती देखिए इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, तो समानुपाती दे दिए। अब एन टी, एन देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर देखिए एन है, यहाँ पर देखिए सिर्फ टी है और यहाँ बटा में क्या है भी है। तो एन टी दोनों में, दो में एक में क्या है, ऊपर में एन एक में क्या है टी, तो ऊपर में एन टी दे दिए और यहाँ एक नीचे में भी है, ऊपर में एक है तो एक से गुना करेंगे तो एन टी गुना एक तो एक ही हो जाएगा, और नीचे में भी है तो इसे हम भी दे दिए। तो उम्मीद करता हूँ पाई समानुपाती एन टी बाई भी यहाँ से आपको समझ में आया होगा, यहाँ से आपको समझ में आएगा इक्वेशन 1, 2, 3 से। तो चलिए इससे आगे बढ़ते हैं। तो इससे आगे बढ़ते हैं, यदि आप अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगता है। तो एक लाइक आप कर सकते हैं, और यदि न्यू स्टूडेंट है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। आपको इसी तरह से सभी वीडियो दिया जाता है। तो आप यहाँ से पाए, यहाँ पर समानुपाती नेतांक घटता है तो एक कांस्टेंट मान आता है, तो यहाँ पर एक कांस्टेंट मान क्या आता है, तो आर आता है। तो आर यहाँ पर एन टी बटा भी है, तो एन टी बटा भी मैंने लिख दिया है। तो यहाँ चूँकि आर एक कांस्टेंट मान है तो यहाँ आपको लिख दिए हैं। तो आप यदि इसका PDF लेना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप तथा टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, तो आप वहाँ से जुड़िएगा और सभी सब्जेक्ट का PDF वहाँ पर डाला हुआ था, आप वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। तो अब यहाँ से आप देखिए यहाँ क्या है, बटा में भी है, यहाँ क्या है, बटा में भी दिया हुआ है, यहाँ भी बटा में है तो इधर आकर गुना हो जाएगा। तो बटा से इधर हो गया पाई भी बराबर आर एन टी। तो आर एन टी, आर कहाँ, जहाँ पर क्या है, एक कांस्टेंट मान है। अब आप यहाँ से समझिएगा कि क्या कहता है। तो पाई यहाँ से क्या कहता है, तो पाई भी बराबर आर एन टी। तो जहाँ पर टी क्या है, टी अर्थात टेम्परेचर ताप है, टी क्या है, टी टेम्परेचर अर्थात ताप है। और इससे आगे देखिएगा एन विलय के अणुओं की संख्या है, क्या है, विलय के अणुओं की संख्या है। तथा यहाँ पर ये क्या है, टी क्या है, टेम्परेचर ताप है, एन क्या है, विलय के अणुओं की संख्या है, आर क्या है, तो आर एक कांस्टेंट मान है, तो आप इसे याद रखिएगा। और भी क्या है, ये जो भी यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, ये भी क्या है, तो विलयन के आयतन है। तो उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। यदि यहाँ तक समझ आया है तो आप वीडियो को अपने प्यारे हाथों से एक लाइक करें, और वीडियो आपको कैसा लग रहा है तो कमेंट जरूर करें। तो अब आपको थोड़ा सा यहाँ पर लिख देना है इसके बारे में, तो आपको 5 में 5 मार्क्स दे दिया जाएगा। तो कहता है वंट हॉफ समीकरण से स्पष्ट है कि प्रासरण दाब पाई क्या है, तो पाई यहाँ पर एक प्रासरण दाब है, ये पाई क्या है, प्रासरण दाब। वंट हॉफ समीकरण से स्पष्ट है कि प्रासरण दाब पाई विलय के मोलों की संख्या n, विलय की मोलों की संख्या यह क्या है, n है, यहाँ पर आपको लिख कर बता चुके हैं, पर निर्भर करता है उसकी प्रवृत्ति पर नहीं। तो विलय की मोलों की संख्या पर, विलय के अणुओं की संख्या पर या मोलों की संख्या पर निर्भर करती है, बल्कि उसकी प्रवृत्ति पर नहीं। तो उम्मीद करता हूँ कि यह आपको समझ में आया होगा। तो अर्थात पाई बराबर पाई समानुपाती एन। तो आप इसे भी याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है। यदि आप इसे नहीं लिखते हैं तो आपको नंबर काट दिया जाएगा। तो अब नीचे एक पॉइंट और बच गया है, तो आप लास्ट में लिख सकते हैं, अतः प्रासरण दाब विलयन का एक अनुसंख्यक, विलयन का एक अनुसंख्यक गुणधर्म है। अतः प्रासरण दाब विलयन का एक क्या है, अनुसंख्यक गुणधर्म है। तो यही ही आपको सिद्ध करने के लिए बोला गया था, तो आप सिद्ध कर चुके हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड को शेयर कीजिए। इसी तरह के वीडियो पाने के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।